हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था धन संबंधी परिभाषाएं, जिसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बतलाया था। हमने यह भी पढ़ा था कि एडम स्मिथ ने धन को सर्वोपरि माना था और मनुष्य को क्या माना था? गौण माना था। मतलब उन्होंने माना था कि धन साध्य है और मनुष्य साधन है। इस वीडियो में हम देखेंगे कल्याण संबंधी परिभाषाएं जो मार्शल के द्वारा दी गई हैं। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं क्या हैं? कल्याण संबंधी परिभाषाएं प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई है। प्रोफेसर मार्शल ने एडम स्मिथ का जो विचारधारा थी, जो धन संबंधी परिभाषा थी, ठीक उसके विपरीत परिभाषा दी है। एडम स्मिथ ने माना था धन ही सब कुछ है, और यहाँ मार्शल क्या मानते हैं? मार्शल मानते हैं कि धन सब कुछ नहीं है बल्कि मनुष्य सब कुछ है। मनुष्य को वो क्या मानते हैं? वो साधन नहीं, साध्य मानते हैं। और एडम स्मिथ ने क्या माना था? मनुष्य को साधन माना था। ठीक, तो ठीक विपरीत है मार्शल का और एडम स्मिथ की जो परिभाषाएं हैं, ठीक विपरीत है। तो हम चलिए समझ लेते हैं कल्याण संबंधी परिभाषाएं जो प्रोफेसर मार्शल ने दी हुई थी। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1819 में अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र माना है। तो उनकी जो पुस्तक है, किसकी पुस्तक? मार्शल की। मार्शल की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत 1890 में जो प्रकाशित हुई थी। तो 1890 में जो बुक उनकी प्रकाशित हुई थी, तो उन्होंने क्या माना अर्थशास्त्र को? अर्थशास्त्र को माना कि भौतिक कल्याण का शास्त्र होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन नहीं बल्कि मनुष्य है। अर्थात धन साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है, जिसकी सहायता से मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पर मार्शल क्या मान रहे हैं? मार्शल मान रहे हैं कि धन क्या है? एक साधन मात्र है जिसके द्वारा हम भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद उनका उपभोग कर सकते हैं, उनका उत्पादन, उनका वितरण कर सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने धन को क्या माना है? सिर्फ एक साधन माना है। इस प्रकार मार्शल ने धन को महत्व न देकर मनुष्य के आर्थिक कल्याण को महत्व दिया है। तो अभी एडम स्मिथ ने क्या किया था? एडम स्मिथ ने धन को महत्व दिया था, लेकिन मार्शल किसको महत्व दे रहे हैं? मनुष्य को महत्व दे रहे हैं, और मनुष्य के जो आर्थिक कल्याण हो रहा है उसको महत्व दिया जा रहा है। मार्शल वह पहले अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अर्थशास्त्र को कटु आलोचना से बचाया तथा ससम्मान स्थान प्रदान किया, है ना। जो ऐसे अर्थशास्त्री हैं कि अर्थशास्त्र में क्या हो रहा था? अब धन को सब सर्वोपरि मान लिया गया था। हमने पिछले वीडियो में देखा भी था कि जब है ना अर्थशास्त्रियों ने बोल दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान, तो इंग्लैंड में क्या देखा था हमने? इंग्लैंड में जो श्रमिक थे, जो बच्चे थे, जो स्त्रियां थीं, उन पर क्या हो रहा था? उनका शोषण होने लगा था, है ना। तो इस तरीके से मार्शल ने ठीक उसकी विपरीत परिभाषा दे के अर्थशास्त्र की जो आलोचना हो रही थी, उस आलोचना से क्या किया? उसे बचा लिया और उसे एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है। तो मार्शल के अनुसार क्या हो गया? मार्शल के अनुसार उनका जो मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का आर्थिक कल्याण है तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मार्शल का मानना यह है कि धन सर्वोपरि नहीं है, मनुष्य सर्वोपरि है। धन साध्य नहीं है, एक साधन मात्र है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसे समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य के उस भाग की व्याख्या करता है जिसका संबंध कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये परिभाषा मार्शल के द्वारा दी गई है। और एक परिभाषा और देख लेते हैं जो पीगू के अनुसार दी गई है। तो प्रोफेसर पीगू क्या कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है।
आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित हो सके। तो जो पीगू हैं वो मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या होता है, आर्थिक कल्याण होता है। आर्थिक कल्याण किसका होता है, जो समाज में रहता है। समाज में कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं, है ना। तो मनुष्यों का कल्याण ही कैसा हो गया, आर्थिक कल्याण हो गया। ये पीगू की परिभाषा हो गई। लेकिन हम यहाँ पर मार्शल की जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा की विशेषता देख लेते हैं कि मार्शल ने जो अपनी परिभाषा दी है उसका क्या अर्थ है। मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र नाम दिया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि मार्शल वह पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र जो है आपका जो राज्य अर्थव्यवस्था है उसको अर्थशास्त्र का नाम दिया है। अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। तो इन्होंने माना अपनी परिभाषा में कि जो मनुष्य होता है, जो साधारण व्यवसाय किया जाता है और साधारण व्यवसाय संबंधी जो कार्य किए जाते हैं उनका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। मनुष्य के साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य यह है कि धन का जैसे उत्पादन करना, उसका उपभोग करना, विनिमय करना और धन का वितरण से है। तो इसका क्या मतलब निकला जी, साधारण व्यवसाय का मतलब उन्होंने लगाया कि धन का उत्पादन करेंगे, हम उपभोग करेंगे। जब हम ना वर्क करेंगे, कमाई करेंगे तो हम उस वस्तु को जो धन हमें प्राप्त होगा तो उससे हम वस्तुओं को खरीदेंगे, जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको खरीदेंगे और उनका उपभोग करेंगे, विनिमय भी करेंगे, धन का वितरण भी करेंगे। तो ये जो सारी आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं ये साधारण व्यवसाय से इनका तात्पर्य है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में समानता करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या माना कि जो साधारण व्यवसाय संबंधी कार्य हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं के रूप में बांट दिया है। मतलब कितने भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया, एक आर्थिक में, एक अनार्थिक क्रिया। हम इस पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आर्थिक क्रिया कौन सी होती है और अनार्थिक क्रिया कौन सी होती है। मार्शल के अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, ना कि अनार्थिक क्रियाओं का। तो यहाँ पर मार्शल क्या करते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हुआ करती हैं उनका तो अध्ययन करते हैं, लेकिन जो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन नहीं करते हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्ति का अध्ययन करता है। तो अब यहाँ पर मार्शल क्या मान रहे हैं, मार्शल की परिभाषा ये बता रही है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान होने के नाते समाज में जो रहते हैं, जो सामान्य व्यक्ति रहते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन यहाँ पर मार्शल ये मानते हैं कि जो असामान्य व्यक्ति होते हैं उनका अध्ययन नहीं करना है, उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जा रहा है। अब असामान्य व्यक्ति कौन से हो गए, है ना। तो असामान्य व्यक्ति आपके जैसे साधु हो गए, सन्यासी हो गए, रॉबिन्स क्रूसो, पागल, दिवालिया, चोर, डाकू, शराबी, जुआरी, है ना। ये जो हो गए ये कैसे हो गए, असामाजिक प्राणी या असामान्य व्यक्ति हो गए। तो इनका अध्ययन करने के लिए मार्शल ने मना किया है। उन्होंने कहा कि किसका अध्ययन करना है, सामान्य व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाना है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपयोग से होता है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने मान लिया कि जो मनुष्य हैं तो मनुष्य का भौतिक कल्याण किससे होगा, भौतिक वस्तुओं से होगा। जितनी ज़्यादा भौतिक वस्तुएं उससे मिलेंगी उतनी ज़्यादा उसको सुख मिलेगा, उतनी ज़्यादा उसका क्या होगा, लाभ होगा उसे। तो उसका उपभोग करने से उसे लाभ हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। तो उसी चीज़ को उन्होंने भौतिक कल्याण मान लिया है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य और उसका कल्याण है। ठीक, अर्थशास्त्र का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, मनुष्य होता है और मनुष्य का कल्याण ही उन्होंने क्या माना है, सर्वोपरि माना है। धन तो मनुष्य के भौतिक कल्याण प्राप्त करने का साधन मात्र है, अर्थात धन का स्थान गौण है। तो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य को सर्वोपरि मान लिया और धन को गौण मान लिया है। और धन क्या माना है कि धन से हम भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं और अपना भौतिक कल्याण बस कर सकते हैं।
अब मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों हैं। तो मार्शल जो हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों चीज़ मानते हैं। वो मानते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र कला भी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो मार्शल ने अपनी परिभाषा दी थी, उस परिभाषा की क्या क्या विशेषता थी। तो इसी विशेषताओं की, उनकी परिभाषाओं की आलोचकों के द्वारा आलोचना की गई है। एक विशेष आलोचक थे रॉबिन्स। तो रॉबिन्स ने उनकी परिभाषा की जो आलोचना की है उसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्शल के द्वारा दी गई जो परिभाषा है, तो रॉबिन्स के पुस्तक में, उनकी एक जो पुस्तक है उसमें उनकी आलोचना की गई है। तो वो आलोचना कौन कौन सी थी। जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। तो सबसे पहले तो जो रॉबिन्स हैं उन्होंने आलोचना की है कि मार्शल ने जो जीवन का साधारण व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया है वह स्पष्ट नहीं है। उसका क्या आशय है, उसके क्या मीनिंग से है, ये क्लियर ही नहीं हो रहा। उन्होंने माना है कि साधारण व्यवसाय में मानव की कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल कर लिया जाए, कौन सी क्रियाओं को शामिल ना किया जाए, यह परिभाषा यह नहीं बताती है। मतलब परिभाषा कैसी हो गई, अस्पष्ट हो गई। अब परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी है। दूसरी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि यह जो परिभाषा है यह भौतिकता के जाल में फंसी हुई है। क्यों फंसी हुई है जाल में? क्योंकि उन्होंने माना है कि जो मार्शल है, तो मार्शल को जो भौतिक सुख के साधन होते हैं उसकी प्राप्ति, उसका उपयोग ही सब कुछ है ना। अभौतिक साधनों को तो उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया, अभौतिक साधनों को उन्होंने छोड़ दिया। तो आलोचकों ने कहा कि भौतिक साधन और अभौतिक साधन में भेद करना तो कठिन है ना। अभी आपने ना लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक वस्तुएं क्या होती हैं, अनार्थिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो अब भौतिक वस्तुएं वही कहलाएंगी जो आप क्या करेंगे, द्रव्य से खरीद सकते हैं। लेकिन अभौतिक वस्तुएं भी जो होती हैं वो भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, साहस हो गया, है ना। तो इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी होती हैं। वस्तुओं बस से हम सुखपूर्वक नहीं रह सकते हैं। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो अब तीसरी आलोचना में कहा है रॉबिन्स ने कि अर्थशास्त्र में इन्होंने क्या किया है, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। मार्शल ने अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक आर्थिक क्रिया में, एक अनार्थिक क्रिया में। आर्थिक क्रियाओं का तो ये अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अनार्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनका अध्ययन ही नहीं किया जा रहा है। अनार्थिक क्रियाएं कैसी थी, माता के द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना या अपने स्वास्थ्य के लिए फुटबॉल खेलना, है ना, ये अनार्थिक क्रियाएं थी ना। पर इन क्रियाओं का मार्शल के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा रहा है। मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत है। अब मार्शल ने अपनी परिभाषा को क्या कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। कैसे वर्गीकृत कर दिया है, भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाओं आदि शब्दों के प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को भौतिक में, अभौतिक में, कल्याण में, अकल्याण में, साधारण में, असाधारण में, आर्थिक क्रिया में, अनार्थिक क्रिया में डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने वर्गीकृत किया है जो उचित नहीं है। अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। अब मार्शल ने क्या माना है, मार्शल ने माना है कि यह सामाजिक विज्ञान है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ सामाजिक विज्ञान बस नहीं है, यह क्या है, एक मानव विज्ञान भी है। मनुष्यों का अध्ययन भी होता है, चाहे वो समाज के अंदर रहें या वो समाज के बाहर रहें, तो उनका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो मार्शल के द्वारा परिभाषा दी गई हुई है उस परिभाषा में उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को संकुचित कर दिया। सिर्फ आर्थिक विकास की बातें करते हैं, भौतिक चीज़ों की बातें करते हैं, तो है ना। और उन्होंने अनार्थिक, अभौतिक, असामाजिक क्रियाओं को तो टोटल छोड़ दिया है, उसको शामिल ही नहीं किया है, जो कि उचित नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को कैसा कर दिया है, संकुचित कर दिया है, छोटा कर दिया
है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्शल के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उस परिभाषा की रॉबिन्स के द्वारा आलोचना की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।